लॉज ऑफ मोशन का जो नेक्स्ट पार्ट है फ्रिक्शन, वो हम इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अरे नहीं भाई। सो फ्रिक्शन क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगा। किसके वजह से आता है फ्रिक्शन? रिलेटिव मोशन की वजह से। कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, यही रीजन है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखोगे तो प्रेशर जो होता है, किसी किसी पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आने लगता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपना जगह नहीं छोड़ता, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन। कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल। एडहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, बराबर ना? तो when the two surfaces are in contact, have relative motion or have tendency of motion with each other, then force acts at the point of contact of the object and this force is called as a frictional force. Again it is parallel to the surface. फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। The force of friction depends on the nature of the material of the surface in contact. मतलब स्मूथ सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, रफ सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज अ पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये पाथ डिपेंडेंट वर्क डन यहाँ पे हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट, जनरली मेनी ऑफ अस हैव अ मिसकंसेप्शन दैट फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी बट इट फेवर्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। जैसे इनिशियली हमने बोला था कि बाबा ये मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है जनरली, बराबर ना? लेकिन ये हर जगह पे 100% करेक्ट हो इसकी कुछ गारंटी है नहीं। ठीक, समटाइम्स इट फेवर्स द मोशन ऑफ अ बॉडी, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये किसको अपोज कर रहा है? रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ये मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। व्हेन अ पर्सन वॉक्स फॉरवर्ड, ऑब्वियसली है फ्रिक्शन ही यही चीज है जिसकी वजह से हम जमीन पे या फिर सरफेस पे ढंग से चल पाते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर मैं निरमा पाउडर डाल के पानी बना के फ्लोर पे डाल दूं, क्या आप लोग उसके ऊपर ढंग से चल पाओगे? नहीं चल पाओगे ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इवन कर्व रोड के ऊपर फ्रिक्शन भी एक सर्टेन लेवल तक काम करता है, उसके बाद हमें रोड को बैंक करना पड़ता है, बराबर ना? सेफ स्पीड होती है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें फ्रिक्शन के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है? ये मोशन को फेवर करता है लेकिन ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। याद रखना, रिलेटिव होगी ये चीज। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल सा अगर एग्जांपल ले, हम यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन, बराबर ना? ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन का ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है? इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, सिंपल वाला। सो दिस इज द फॉर्मूला। काइनेटिक रहेगा तो ये म्यू के आ जाएगा, दैट इज एफ एस। स्टैटिक रहेगा तो म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक रहेगा तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये चीज है, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये रहेगा जो भी आप लोगों को दिया। और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो म्यू एस क्या होता है? ज्यादा होता है कंपेयर टू द म्यू के। अगर वो 0.3 और 0.25 ये वैल्यूज आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में देखे होंगे बहुत बार, तो उसी रेंज में रहेगा। अब मुझे बताओ ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा या नहीं? फ्रिक्शन देना पड़ेगा ना। मान के चलो कि ये 0.3 फ्रिक्शन है, क्या ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा या नहीं? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। सवाल सिंपल सा है, क्यों बढ़ेगा? तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज निकालनी पड़ेगी, एफएस लिमिटिंग, बराबर ना? एफएस लिमिटिंग, व्हाट इज एफएस लिमिटिंग? तो ये चीज म्यू एस इंटू एन। अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा mg, ये आ जाएगा नॉर्मल, बराबर ये फ्रिक्शन और ये एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा? n इज इक्वल टू एम इंटू जी। मास है 10, ये कितना है? 10, ये आया 100, ये आया 100। अगर अब मैं एफ एस लिमिटिंग निकालने की कोशिश करूँ, एफ एस लिमिटिंग विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.3, एन कितना है? 100, ये कितना लगा? सॉरी 30, बराबर ना? ये कौन सा लगा? 30। क्या एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है? अगर ऐसा हो तो फ्रिक्शन कौन सा आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू के इंटू एन। वो कितनी आएगी? आप यहाँ पे म्यू के नहीं दिया है तो 0.25 ले सकते हो, 0.25 ले लोगे तो कितना आएगा? 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। अब उस केस में इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, बराबर? तो 50 राइट को है, 25 लेफ्ट को है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर ना?
तो ये 25 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे 2.5। तो आप लोगों को याद रखना है एफ एक्सटर्नल जो है, एफ एक्सटर्नल अगर एफ एस लिमिटिंग से कम हो तो फ्रिक्शन कौन सा होता है, कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जितना हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं उतना ही मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज, और जब मेरा एफ एक्सटर्नल ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एस लिमिटिंग रहेगा, दैट इज इम्पेंडिंग मोशन, एनसीईआरटी में एक वर्ड है, तो उस केस में फ्रिक्शन क्या बनेगा मेरा, काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर ना। ये बन जाएगा मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन आ जाएगा, जैसा हमने प्रीवियस केस में किया। तो ये कंडीशन याद रखना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप लोग निकाल सकते हो, एफ एस लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। जब हम ये चैप्टर सिखा रहे थे तो शायद मैंने इसका कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट दिया था आप लोगों को, याद है ना, इफ एल्स में लिख के दिया था, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम बट हैविंग टेंडेंसी इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कंडीशन यहाँ पे यही है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस केस में आप लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें अलग हो सकती है। देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वी मे परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में परफॉर्म वर्क, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव, दोनों भी हो सकता है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। ये वर्क एनर्जी पावर में सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन तो आप लोग देख सकते हो, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सिर्फ चीज याद रखना, वर्क डन अगेंस्ट द काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, और ये एनर्जी लॉस मोस्टली किस में निकल जाता है, हीट में। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो भी एनर्जी लॉस रहेगा वो हीट, टेम्परेचर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाथ रब भी करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो हाथ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है ना, आया समझ में। सो देयर इज ऑलवेज एनर्जी लॉस। अब ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो आप लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट निकालना है। अब ये रिजल्टेंट जो है इसका किसके साथ एंगल, रिजल्टेंट का और नॉर्मल का जो एंगल रहेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोग देख सकते हो tan अल्फा अपोजिट कौन है, f डिवाइडेड बाय n, ठीक है। f बाय n इज नथिंग बट द म्यू। तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। डेफिनेशन याद रखना है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज, द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट बिगिंस टू स्लाइड जस्ट स्टार्ट्स टू मूव डाउन, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ रिपोज, बराबर ना। तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो है ऑलमोस्ट सेम ही, मतलब देखा जाए तो वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ ही आएगा tan थीटा में। सो अगर देखोगे तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, तो हम कर सकते हैं इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, mg के दो टुकड़े, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम केस में अगर देखा जाए तो F बैलेंस करता है mg sin थीटा को इक्विलिब्रियम केस में, और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आप लोगों को tan थीटा मिल जाएगा। सो द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। तो याद रखना tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, क्लियर है। नेक्स्ट, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, ये वाला भी हमने किया था। मिनिमम मैक्सिमम फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना पड़ेगा, मिनिमम निकालना मतलब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आया होगा, याद है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब देखना डायग्राम सही ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, अब यहाँ पे क्या दिया, एफ साइन थीटा प्लस mg। तो फोर्स कैसे लग रहा है, ये वाला लेके देखते हैं इक्वेशन कैसे बन रहा है। अगर ये इधर जा रहा है तो इस फोर्स के दो टुकड़े, बराबर ना, एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स इधर आएगा, ठीक है ना, ऐसे ले ले। देखते हैं, अब डायग्राम नहीं है, कौन सा डायग्राम यहाँ पे था, अब इक्वेशन से हम ऑब्टेन करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, सो दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
तो एफ कॉस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब एक्सेलरेशन कितना है उसका 0। और दूसरा रहेगा एफ साइन थीटा, एम जी भी आ जाएगा मेरा नीचे, तो एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। सो द डायग्राम इज करेक्ट, डायग्राम इज करेक्ट। अब देखना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिल रहा है एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, लेकिन एफ की वैल्यू कितनी होती है म्यू इंटू एन, तो एन की वैल्यू सॉरी टोटल फोर्स मुझे मिलेगा म्यू इन ब्रैकेट एम जी माइनस एफ साइन थीटा, बराबर ना। अब इसको उठाना है और इक्वेशन 1 में डालना है इस एफ की वैल्यू। अगर मैं इसको उठा के इस इक्वेशन में डालता हूं तो मुझे मिलेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इन ब्रैकेट एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है? तो आगे आप लोग देख सकते हो, हाँ, तो ये इक्वेशन मिलेगा एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। रीअरेंज अगर करोगे तो एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय म्यू प्लस साइन थीटा। अब ये फोर्स मिनिमम कब रहेगा? जब डिनोमिनेटर मेरा मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा मतलब डिनोमिनेटर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0। तो यही चीज अगले स्लाइड में आप लोगों को दिखेगी। कॉस थीटा बाय म्यू प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेरिएबल कौन है तो एंगल। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, साइन का कॉस थीटा, तो आप लोग देख सकते हो फिर से कितना आया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और मिनिमम फोर्स कितना आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो, रिजल्ट भी याद रख सकते हो। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख देंगे, म्यू इंटू एन चलेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है mg सिंपल वाला, और अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो। सिमिलरली यू विल गेट द मैक्सिमम फोर्स। आया समझ में? कुछ डाउट यहाँ पे? न्यूमेरिकल्स करें। अ ब्लॉक ऑफ मास n इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y is equal to x square by 4 if coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping। हाँ, क्या क्या करना है? कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे। तो ये वाला बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही कुछ किया है। अब इसके ऊपर ब्लॉक रखना है ना, ये ब्लॉक कुछ इस तरह से रहेगा। हाँ, तो कौन से फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं? ये नॉर्मल रिएक्शन mg, नीचे फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो किसके टुकड़े होंगे यहाँ पे? mg के। ये mg cos थीटा ऐसे ले सकते हो ना, और ये mg sin थीटा है। यहाँ पे होगा क्या? दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? विदाउट स्लिपिंग, बराबर ना। द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड, मतलब ऐसे जगह पे रखेंगे जो कि स्लिप होके नीचे नहीं आएगा, मतलब वो स्टेशनरी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बैलेंस हो रहा चाहिए, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन। अगर ये इक्विलिब्रियम में जाएगा तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और ये आ जाएगा f इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे? tan थीटा इज इक्वल टू f बाय n, tan थीटा इज इक्वल टू f बाय n, और इस f को क्या लिख सकते हो? म्यू एस n। तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे? तो ये आ जाएगा म्यू, बराबर ना। tan थीटा और म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ tan थीटा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाय 4, इतना ही आएगा वो, 2x बाय 4। तो यह आया 1 बाई 2x, ये कितना आएगा? 1 बाई 2x इज इक्वल टू 0.5, x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 है तो हमें y पूछा है, y इज इक्वल टू 1 बाय 1 स्क्वायर बाय 4। तो आंसर इज 1 बाय 4। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेट मेजर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर सवाल। सो ऑप्शन आएगा यहाँ पे 1 बाय 4। A coin is placed on a disc. The coefficient of friction between the coin and the disc is mu. If the distance of the coin from the center of the disc is r, the maximum angular velocity which can be given to the disc so that the coin does not slip away. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। रोटेशनल डायनामिक्स में देखा आप लोगों ने, एक फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, और दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू एस। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, बराबर ना। डायमेंशनल एनालिसिस डायरेक्टली करने की क्या जरूरत है भाई? इधर एक कॉइन है, अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है ओमेगा, तो वेलोस मतलब ये बाहर निकलेगा ना। अगर ये बाहर निकलेगा तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? इधर। नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंसिंग विद द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करेगा ना, तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो? म्यू एस इंटू एन, एम वी स्क्वायर बाय आर। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी,
सही कर रहे हो, गलत हो रहा है कुछ? क्या पूछा हमें यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ mm कैंसल r ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना? तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस जी डिवाइडेड बाय r, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी बाय r। सो ऑप्शन, तो ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो डायरेक्टली। आई थिंक ये मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ का रिजल्ट है, बराबर ना? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे आप लोगों को मिल जाएगा म्यू एस आर जी, ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो ये क्या है? वेल ऑफ डेथ या फिर मौत का कुआं जो आर्टिकल है उसमें आएगा, ये सेम ही है। नेक्स्ट ट्राई करो इसे। तो देखो इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइंड प्लेन, टू ब्लॉक्स मास m and small m are placed. The blocks are connected by a light string passing over a ideal pulley. The coefficient of friction between the surface of the plane and the block is 0.25. The value of m for which m is equal to 10 kg will move down with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में चल रहा है, बराबर ना? अगर ये इधर चल रहा है तो इसका फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, ये इधर आ रहा है तो इसका फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। तो फ्री डायग्राम अगर बनाओगे यहाँ पे, बाकी ये नॉर्मल रिएक्शन इधर मिल जाएगा mg cos 53, बराबर ना? और इधर आ जाएगा mg sin 53। यहाँ पे आएगा टेंशन T, यहाँ पे आएगा टेंशन T। दो इक्वेशंस आने चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2, ये आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा mg cos 37, लेकिन यहाँ पे m कैपिटल होगा और यहाँ पे m स्मॉल होगा, और दूसरा रहेगा mg sin 37। तो आप लोगों को इक्वेशंस बनाने, बराबर ना? तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? t माइनस कैपिटल mg, कैपिटल m कितना है 10, g sin 53 की वैल्यू कितनी? 4/5। तो डायरेक्टली वैल्यू डाल के करते हैं, 4/5 इज इक्वल टू -10 इंटू 2। हाँ ठीक है, टेंशन प्लस F1 माइनस 10 G 4/5 इज इक्वल टू -2 इंटू 10, बराबर ना? तो ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। F1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? V1 N1, बराबर ना? तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 8G माइनस 20। म्यू1 कितना है? म्यू1 म्यू2 सेम है। N1 कितना आएगा? mg cos 37, बराबर ना? 10G cos 37 3/5, बराबर? cos 37 3/5 माइनस 8G माइनस 20, तो ये कितना बना? 2 6 25 अगर 150 1.5G T प्लस 1.5G माइनस 8G माइनस 20, इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो ये कितना आ रहा है? 6.5G, ठीक है। दूसरा इक्वेशन यहाँ से mg sin 37, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? m निकालना है ना? mg sin 37 कितना? 3/5 प्लस F2 इसका माइनस टेंशन T इज इक्वल टू माइनस m इंटू 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। F2 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, F2 कितना आएगा? N2 म्यू एस इंटू N2, बराबर ना? 0.25 इंटू mg cos 37, cos 37 मतलब 3/5। तो ये क्या है? इक्वेशंस है। इक्वेशंस अगर सॉल्व करोगे ढंग से, इन दोनों का ऐड कर दो, दोनों का ऐड करने के बाद आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी की वैल्यू 10 दी है, सारी चीज़ें रखो, आंसर कितना आएगा? 4.5, बराबर। ये खुद से करो भाई। आया? टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी सवाल था, आंसर आना चाहिए। कितने लोगों का आया? काउंट बढ़ना चाहिए, ओके। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।